जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो लेकर आया हूं मैं एक और शानदार क्लास आपके लिए। और शानदार क्लास की शुरुआत करेंगे एक प्यारे से खूबसूरत से क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा वेटेज रखने वाला है। वैसे तो हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक सवाल के आप नोट्स जरूर बनाते चले बच्चों, क्योंकि ये नोट्स ही आपको सफलता दिलाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक पॉइंट पे, एक एक क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं, विच अथॉरिटी हैज लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड लाइसेंसिंग विंडो फॉर आयुर्वेदा आधार प्रोडक्ट। देखिए यहां पे एक प्राधिकरण ने आयुर्वेदिक आहार उत्पादों के लिए एक समर्पित लाइसेंसिंग विंडो लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बारे में आंसर देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि एक डेडिकेटेड लाइसेंसिंग विंडो लॉन्च किया गया है। अब डेडिकेटेड लाइसेंसिंग विंडो का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करेगा, उसको हम लोग डेडिकेटेड लाइसेंसिंग, उसको हम डेडिकेटेड विंडो बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, और इस डिपार्टमेंट में कोई और काम नहीं होगा, कोई और काम नहीं होगा। क्या दिया जाएगा? लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, लाइसेंस दिया जाएगा। और किस चीज का लाइसेंस दिया जाएगा? ठीक है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, आहार। कौन सा आहार? आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद से जुड़े आहार। अब देखिए मार्केट में अंकल चिप्स हैं, लेज हैं, कुरकुरे हैं, ये सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, है ना। तो इनको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है भारत के फूड डिपार्टमेंट से, यहाँ पे FSSAI से लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरीके से आयुर्वेद की फील्ड में भी, आयुर्वेद की फील्ड में भी जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, जैसे पतंजलि वगैरह काफी सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं, करते हैं ना, तो इनके लिए भी लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। तो सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं यार, हम अब आयुर्वेद को बढ़ावा देते हैं। तो आयुर्वेद के जितने भी प्रोडक्ट्स अब मार्केट में आएंगे ना, उनको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। तो लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी तो वो कहां जाएंगे? अब यहाँ पे, यहां जाएंगे आयुर्वेद आहार। ठीक है, आयुर्वेदिक आहार के लिए जो एक नया पोर्टल, एक नया डिपार्टमेंट ही खोल दिया है सरकार ने कि भैया तुम क्या करना चाहते हो, तुम साबूदाने की खिचड़ी वगैरह कुछ ऐसा बनाना चाहते हो क्या? ठीक है, हाँ सर मैं तो ऐसा कुछ बना के बेचना चाहता हूँ। ठीक है, चलो लाइसेंस ले लो। सर मैं लाइसेंस कहां से लूं? अरे यार आयुर्वेद के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट बना दिया हम लोगों ने, जहां से आप जाके आयुर्वेद प्रोडक्ट वाले, आयुर्वेदिक आहार वाले लाइसेंस ले सकते हो। ठीक है, ऐसा सरकार ने कहा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो ऐसा कौन सा अथॉरिटी जिसने डेडिकेटेड लाइसेंसिंग विंडो, ये समझ में आया डेडिकेटेड लाइसेंसिंग विंडो क्या है? यानी कि एक ऐसा विंडो जहां से आप उसी प्रोडक्ट को बनाने का लाइसेंस ले सकते हो। ठीक है, और यहां पे कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं? आयुर्वेदा आहार। ठीक है, जैसे आटा हो गया, आयुर्वेद पे आधारित आटा हो गया, आयुर्वेद पे आधारित बहुत सारे चिप्स वगैरह भी हो गए, केले के चिप्स वगैरह आयुर्वेद पे आधारित हैं। यानी आयुर्वेद से बनाए गए चीजों की बात कर रहा हूं, आहार की बात कर रहा हूं, भोजन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो किस डिपार्टमेंट ने, किस ऑप्शन ने यहां पे स्टार्ट किया है, किस अथॉरिटी ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, FSSAI और नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर इस बच्चे FSSAI। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। चलिए तो FSSAI क्या है? फूड स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या है ये? फूड, ठीक है, स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चे, ये क्या है? FSSAI। ठीक है, और ये कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? ताकि भारत में जितना भी मार्केट में खाना बिक रहा है, जितना भी मार्केट में पैकेट वाली चीजें बिक रही हैं, उन सबके स्टैंडर्ड को इंश्योर किया जा सके कि भैया वो स्टैंडर्ड में है कि नहीं। कहीं पता लग रहा है कि जो चिप्स है वो इतने पुराने पुराने सड़े गले केले का बन रहा है, इतने पुराने सड़े गले आलू का बन रहा है, तो डेफिनेटली हमारे देश की हेल्थ कहाँ जाएगी। तो वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे FSSAI बनाया गया 2008 के अंदर में। और कौन से एक्ट के जरिए बनाया गया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। यानी कि अधिनियम पास हुआ 2006 में, और इसी अधिनियम के जरिए पास क्या हो गया? बना के दिया गया यहाँ पे FSSAI। और FSSAI का एक काम है, और काम क्या है? जितना भी मार्केट में फूड प्रोडक्ट्स आते हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना, उनको स्टैंडर्डाइज करना, स्टैंडर्ड देना। क्लियर पॉइंट यहाँ पे बच्चों। तो अब ये FSSAI क्या करेगा? ठीक है, लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। किस चीज के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करेगा? जितने भी आयुर्वेद पे आधारित फूड है उन सबको क्या प्रोवाइड करेगा? लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। और ये लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए इसने एक अलग से ही डिपार्टमेंट खोल दिया है, इसने अलग से डिपार्टमेंट खोल दिया है। और उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है यहाँ पे बच्चों?
ठीक है। एक अलग से नाम तो छोड़ो, ठीक है, नाम का कोई इशू नहीं है, वो आप FSSAI के पोर्टल पर जाओगे, ठीक है, तो आपको वहां पे फॉस्कॉस मिलेगा, ठीक है, आपको वहां पे फॉस्कॉस मिलेगा, ठीक है, फॉस्कॉस मिलेगा, ठीक है, याद रखना ये एक ऑनलाइन पोर्टल है फॉस्कॉस के नाम से हम जिसको जानते हैं। क्लियर पॉइंट। अब फॉस्कॉस क्या है? फूड एंड सेफ्टी कॉम्प्लायंस सिस्टम। ध्यान सुनना, ठीक है। अब अगर मुझे खुद को मान लो जैसे कि कोई ऐसा आयुर्वेद आधारित खाना बनाना है, भोजन बनाना है, खाने पीने की चीज बनानी है, तो मैं कहां पे जाऊंगा? FSSAI के पास जाऊंगा और मैं इसे बोलूंगा कि मुझे लाइसेंस चाहिए आयुर्वेदिक फूड बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये मुझे क्या बोलेगा कि ऑनलाइन कर लो ना, तो मैं बोलूँ ऑनलाइन कहां पे करूं? तो आप इस पोर्टल पे चले आओ, फॉस्कॉस पोर्टल पे चले आओ, अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल दे दो। यही आपका ऑनलाइन पोर्टल क्या करेगा? आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर देने वाला है, ठीक है बच्चे। तो ये FSSAI का ऑनलाइन पोर्टल है, कौन सा? फूड सेफ्टी एंड कॉम्प्लायंस सिस्टम, ठीक है, और यहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइसेंस। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब देख लेते हैं कि ये कौन कौन यहाँ पे मिलकर काम करता है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे मिलकर काम करने वाली है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने देख लिया FSSAI के बारे में, ठीक है, और कब बनाया गया था सारा कुछ देख लिया। अब इसके साथ मिलकर कौन काम करेगा? FSSAI के साथ आयुष मंत्रालय, ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री मिलकर काम करती है साथ में, ठीक है, आयुष मंत्रालय यानी आयुष मिनिस्ट्री मिलकर के ये लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। और अभी तक कितने ऐसे प्रोडक्ट को लाइसेंस देने की बात की गई है? तो 91 प्रोडक्ट्स को लाइसेंस देने की बात की गई है, याद रखना। यानी कि 91 प्रोडक्ट या फिर 91 हम लोग रेसिपी की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो अभी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? FSSAI, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, FSSAI ने एक सेपरेट डेडिकेटेड विंडो लॉन्च किया है लाइसेंस देने के लिए। किस प्रोडक्ट को लाइसेंस देने के लिए? तो आयुर्वेद आधारित प्रोडक्ट्स को, यानी आयुर्वेदिक आहार वाले प्रोडक्ट्स को। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। FSSAI को 2008 में बनाया गया था, FSSAI एक्ट 2006 के अंदर में, और 91 ऐसी रेसिपीज को यहां पे मान्यता प्राप्त हुई है, मान्यता दी गई है, और आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर के ये काम कर रहा है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द BSI इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BIS या BSI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है बच्चे। तो ऑप्शंस में AA माओ, कन्नड़ दास और MS स्वामीनाथन और RK कोहली साहब हैं, ठीक है बच्चे। चलिए तो अब देखते हैं कि जिसके बारे में बात की जा रही है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या है, ठीक है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये क्या है? तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, हमारा एक मंत्रालय है, ठीक है, क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ध्यान से सुनना, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मंत्रालय है हमारा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे याद रखना। और ये जो मंत्रालय है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? एक अवार्ड दे रहा है, या अवार्ड क्या दे रहा है, मतलब एक इंस्टीट्यूट चला रहा है, ठीक है। इस मंत्रालय के अंदर में एक इंस्टीट्यूट आता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि एक तरीके का सर्वे है, ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब इस सर्वे में क्या किया जाता है, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, ये सर्वे में हमारे भारत के अंदर जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं उनका सर्वे किया जाता है, ठीक है। हमारे जितने भी भारत के अंदर प्लांट्स हैं, ठीक है, उनका सर्वे किया जाता है। सर्वे ऑफ प्लांट्स, ठीक है, सर्वे ऑफ प्लांट्स यानी कि फ्लोरा किया जाता है, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स की जितनी भी डाइवर्सिटी होती है ना, उनके बारे में छानबीन की जाती है, उनके बारे में रिसर्च किया जाता है, ठीक है, उनके बारे में नई नई चीजों को ढूंढा जाता है। कौन ढूंढता है? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है कन्नड़ दास को, ठीक है बच्चे। क्या नाम है इनका? कन्नड़ दास को नियुक्त किया गया, ठीक है, याद रखना, ठीक है, कन्नड़ दास, ठीक है, फिर कानद दास को हम लोग नियुक्त किए हुए हैं, ठीक है, डायरेक्टर के रूप में, ठीक है बच्चे, डायरेक्टर के रूप में, ठीक है। और ये कौन है? ठीक है, ये माइकोलॉजिस्ट है, एक माइकोलॉजिस्ट, ठीक है, कौन है? एक माइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, माइकोलॉजिस्ट हैं। अब माइकोलॉजिस्ट और इन्होंने किस चीज पे काम किया है? तो यहाँ पे फंजाई और मशरूम पर इन्होंने काम किया है, और मशरूम की तो इन्होंने 165 वैरायटीज ढूंढ डाली हैं।
क्लियर पॉइंट। 165 वैरायटीज भाई कम नहीं होती हैं, याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, जब भी सवाल आता है अपॉइंटमेंट से तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, याद रखना, ठीक है। तो उन्होंने रिप्लेस किया है, रिप्लेस्ड ए माओ, ठीक है, ए माओ को उन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे समझ में आया। तो अभी BIS यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के रूप में कर्नल दास को अपॉइंट किया है इन्होंने, ए माओ को रिप्लेस किया है। और ये BIS किसके अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है, ठीक है। और ये सर्वे ऑफ इंडिया है, ये जो संस्थान है, ठीक है, 1980 में बनाया गया था। BIS की बात करें तो भाई BIS आपका 1980 में बनाया गया था। और इस BIS के बच्चे, ठीक है, 11 जोनल ऑफिस कह लो या जोनल सेंटर कह लो, ठीक है। कितने, 11 जोनल सेंटर हैं, याद रखना, ठीक है। एंड 4 यूनिट्स भी हैं इसकी, ठीक है, 4 यूनिट्स भी हैं, 11 जोनल सेंटर और 4 यूनिट भी हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो बच्चों, जितना भी बोर्ड पे दिख रहा है ना, तो मुझे जहां पे जगह मिलते मैं वहां पे लिखने की कोशिश कर देता हूं, ठीक है। तो आप लोग साथ के साथ बनाते चलोगे ना नोट्स मेरे शब्दों के हिसाब से और जो मैं लिखता हूं उसके हिसाब से, तो दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू। क्योंकि अब आप यहां से देखोगे, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए हट भी जाऊंगा तो आप लोग नहीं समझ में आएगा कि कौन सी चीज मैंने पहले लिखी है और कौन सी चीज मैंने बाद में लिखी है, क्योंकि बोर्ड तो भरा हुआ है ना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑफिशियल मैस्कॉट्स ऑफ द 2026 फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है जून 2026 में, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप कब होने वाला है, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप यानी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 जून 2026 में होने वाला है, ठीक है, जून 2026 में होने वाला है। फीफा की बात करें तो फीफा कब बनाया गया था, तो 21 मई 1904 में फीफा बनाया गया था। तो ये फुटबॉल खेल के लिए है। तो जब भी कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है ना, तो उसका एक मैस्कॉट डिसाइड होता है, ठीक है, एक शुभंकर डिसाइड होता है। शुभंकर का मतलब क्या होता है, वो पूरे स्पोर्ट्स का एक चिन्ह होता है, एक प्रतीक होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो शुभंकर है वो कौन है, यहाँ पे क्या डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो क्लच द बैड ईगल, मैपल द मूस, जायू द जैगुआर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि ये इवेंट को होस्ट कौन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 नाम आपको सामने आएंगे, ठीक है। इस 2026 फीफा का जो वर्ल्ड कप है ना, उसे कौन होस्ट कर रहा है, तो याद रखना, एक तो यूएसए होस्ट कर रहा है, यूएसए होस्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपका कनाडा होस्ट कर रहा है और तीसरा आपका कौन, मैक्सिको होस्ट कर रहा है, ठीक है बच्चे। तीसरा आपका मैक्सिको होस्ट करेगा, ठीक है, मैक्सिको होस्ट करेगा, याद रखना, ठीक है, मैक्सिको। तो तीनों कंट्रीज का मिला करके ही यहां पर क्या बनाया गया है, मैस्कॉट बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखना, जो पहला मैस्कॉट आपका आता है वो कौन सा है, क्लच द बैड ईगल, ठीक है। क्लच मैस्कॉट का नाम है, द बैड ईगल चिन्ह है, द बैड ईगल चिन्ह है, याद रखना, ईगल चिन्ह है। ये यूएस का है, यूएस का नेशनल चिन्ह कह लो इसको, ठीक है। दूसरा मैपल द मूस, ठीक है। मैपल क्या है, मैस्कॉट का नाम है, मैपल क्या है, मैस्कॉट का नाम है। द मूस एक चूहे टाइप का एक जीव आता है, ठीक है। ये आपको कनाडा का मिलेगा, ठीक है, ये आपको कनाडा का मिलने वाला है, ठीक है। जयू द जैगुआर, ठीक है, ये आपका मैक्सिको का मिलेगा। जयू जैगुआर पता है ना क्या होता है, ठीक है, ये रहा जैगुआर, ठीक है, चीता टाइप का, ठीक है। जयू, ठीक है, द जैगुआर, ठीक है, याद रखना, द जैगुआर, ठीक है बच्चे। ये कहां का है, तो मैक्सिको का है, मैक्सिको का रहने वाला है, ठीक है बच्चे, ये बात याद रख लेना। तो जब आपका शुरुआत होने वाली है, जैसे ही मैक्सिको में ये आपका ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, तो यहाँ पे जो मैस्कॉट है वो तीनों का मिला के बनाया गया है। ये देखो, ठीक है, दिखाई दे रहा है, वी आर 22 2026 के लिए हम लोग तैयार हैं, ठीक है। ये ईगल दिखाई दे रहा है तो ये यूएस का है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है जैगुआर चीता टाइप का, ठीक है, तो ये आपका मैक्सिको का है, ठीक है। और ये आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो आपका मैपल, ठीक है, ये आपका कनाडा का है, ठीक है बच्चे, कनाडा का। तो तीनों मिलाकर ही मैस्कॉट डिसाइड किया गया है, ठीक है। और जो 2026 में जो मैच शुरू होने वाला है, ठीक है, स्टार्ट कब से होगा, ठीक है, जून में, ठीक है, स्टार्ट होगा जून से, स्टार्ट होने वाला है और मैक्सिको में स्टार्ट होगा पहले, ठीक है। ये बात याद रखना, मैक्सिको में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है बच्चे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फीफा वर्ल्ड कप 2026 से रिलेटेड, ठीक है। जब मैच आएगा तो और भी चीजें डिटेल में आएंगी तो मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। फिलहाल यही है।
हु रिसीव द यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड इन 2024। ठीक है, यहां पे देखिए यंग जियो साइंटिस्ट का एक अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय, श्री सुशोभन नियोगी, डॉक्टर आर के शर्मा और नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले जान लेते हैं जियो साइंटिस्ट अवार्ड क्या है, यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड क्या है। सबसे पहले तो जियो साइंटिस्ट अवार्ड की बात कर लेते हैं। जियो साइंटिस्ट, ठीक है, तो जियो साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, जियो साइंटिस्ट का मतलब क्या है। ठीक है, जियो साइंटिस्ट का मतलब यहां बच्चे अर्थ साइंस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या अर्थ साइंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, अर्थ अर्थ साइंस की मैं यहां पे बात करूंगा। ठीक है, याद रखना अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान। ठीक है बच्चे, पृथ्वी विज्ञान। जिस किसी ने भी पृथ्वी विज्ञान यानी अर्थ साइंस में एक उम्दा काम किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है, उसको क्या दिया जाता है, यहां पे अवार्ड दिया जाता है। और कौन सा अवार्ड दिया जाता है, जियो साइंटिस्ट अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, क्या जियो साइंटिस्ट अवार्ड दिया जाता है। अब जियो साइंटिस्ट अवार्ड में याद रखना 2024 के लिए दिया गया है। और यहां पे 3 तरीके के अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, एक दिया जाता है आपके पास, याद रखना एक एक चीज पे ध्यान देना बच्चों। ठीक है, एक दिया जाता है आपके पास, ठीक है, कि जो पूछा गया यंग साइंटिस्ट अवार्ड, एक दिया जाता है यंग साइंटिस्ट अवार्ड जिसको मिला है श्री सुशोभन नियोगी को। ठीक है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड। ठीक है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अवार्ड किसको मिला है यहाँ पे, ठीक है, तो सुशोभन नियोगी को मिला है। किसको, सुशोभन। ठीक है, सुशोभन नियोगी को मिला है। ठीक है, नियोगी को यहाँ पे मिला है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो ये जियो साइंटिस्ट अवार्ड में बहुत सारे ऐसे अवार्ड की लिस्ट आती है, जिसमें एक अवार्ड था आपका यंग साइंटिस्ट अवार्ड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्री सुशोभन नियोगी। ठीक है बच्चे, दूसरा अवार्ड आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, दूसरा क्या आता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये भी दिया जाता है। ठीक है, और ये किसको दिया गया, प्रोफेसर श्याम सुंदर शर्मा को दिया गया। किसको दिया गया, प्रोफेसर श्याम सुंदर शर्मा को दिया गया है। ठीक है, प्रोफेसर श्याम सुंदर शर्मा को दिया गया है। ठीक है, शर्मा को दिया गया है। इसके अलावा 10 और ऐसे अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी यानी अदर अवार्ड कितने दिए गए हैं, ठीक है, 10 अवार्ड दिए गए हैं जो सब कैटेगरीज में दे रखे हैं। ठीक है, सब कैटेगरीज का मतलब क्या है कि जैसे अर्थ एक्सप्लोरेशन में अवार्ड मिल गया, मिनरल्स में अवार्ड मिल गया, अलग अलग तरीके की अवार्ड है। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ये आपको क्या दिया गया है, कैटेगरी में अदर सब कैटेगरीज में दिया गया है। ठीक है, 10 अवार्ड दिए गए हैं। तो यानी कि 10 और एक यंग साइंटिस्ट अवार्ड 11 और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी टोटल अवार्ड कितने आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे, तो 12 टोटल अवार्ड दिए गए हैं 2024 के लिए। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। अब सवाल आता है सर ये अवार्ड शुरू कब से हुआ था, जियो साइंस अवार्ड। तो जियो साइंस अवार्ड बच्चे 1966 से शुरू किया गया था, यानी 1986 से शुरू किया गया था, ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है बच्चे, और हर साल ही दिया जाता है। अब अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ATL सारथी एंड फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम इन कश्मीर। किस संगठन ने कश्मीर में ATL सारथी और फ्रंटियर क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड CSIR। तो करेक्ट आंसर इज नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है अवार्ड, ये क्या चीज है, पूरा माजरा समझने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए, तो यहाँ पे क्या किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन ने ATL शुरू किया है। ठीक है, तो एक ATL शुरू किया है, तो सर ये ATL क्या है, ठीक है, तो अटल टिंकरिंग, ठीक है, लैब, अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, ये क्या है, अटल टिंकरिंग लैब एक ऐसी लेबोरेटरी है, ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे स्कूल के बच्चों को इनोवेशंस के बारे में बताया जाता है। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे को, ठीक है, जहां पे क्या होता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को, ठीक है, हम लोग क्या सिखाते हैं, याद रखना क्या सिखाते हैं, मशीन लैंग्वेज सिखाएंगे। हम लोग क्या सिखाएंगे, मशीन लैंग्वेज सिखाएंगे। ठीक है, यहां पे रोबोटिक्स सिखाएंगे। ठीक है,
रोबोटिक्स सिखाएंगे, रोबोट की लैंग्वेज सिखाएंगे, याद रखना मशीन लैंग्वेज हो गया, रोबोट्स की लैंग्वेज हो गया, ठीक है। अलग अलग तरीके से इनोवेशंस वगैरह की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। नवाचार सिखाएंगे, इनोवेशन सिखाएंगे, अलग अलग फील्ड में किस तरीके से इनोवेशंस होंगे। आप सोच के देखो स्कूल लेवल पे अगर इतना साइंस को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। एआई की बात करेंगे हम यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। अगर अलग अलग लेवल पे, अगर स्कूल लेवल पर ही इस तरीके की अगर नॉलेज दी जाए तो आने वाले समय में भारत का दिमाग कितना ज्यादा विकसित हो जाएगा, भारत में कितना ज्यादा इनोवेशन आएगा, भारत में एक क्रांति आएगी, एक रिवोल्यूशन आएगा साइंस की फील्ड में। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे भारत सरकार ने शुरू किया है, ठीक है, अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी। क्लियर है पॉइंट बच्चे यहाँ पे। और ये किसके अंडर में शुरू किया गया है, तो नीति आयोग का एक मिशन था, अटल इनोवेशन मिशन, 2016 में शुरू किया गया था, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन जिसको हम एम बोलते हैं, और 2016 में ये शुरू किया गया था। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए 2016 में शुरू किया गया था और इसी के अंडर में अभी एटीएल शुरू किया गया है, अटल टिंकरिंग लैब, एटीएल शुरू किया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये जम्मू एंड कश्मीर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, कि सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में 500 प्लस, ठीक है, एटीएल बनाए जाएंगे, यानी 500 प्लस स्कूलों के अंदर में ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी, पढ़ाई लिखाई करवाई जाएंगी। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि एटीएल, जो एटीएल अटल इनोवेशन मिशन का एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि जम्मू एंड कश्मीर से शुरू किया जा रहा है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में। और आगे चल के ये 24 स्टेट्स एंड यूटीज में फैलने वाला है, ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरीज में फैलने वाला है, 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आगे चल के फैलेगा, ठीक है। और सीधी सीधी बात यह है कि कौन यहाँ पे शुरुआत कर रहा है, तो याद रख लेना, ठीक है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन। तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और जो हमारे चेयरमैन है, दोनों ही इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, यानी कि सुमन बेरी साहब लीड कर रहे हैं, ठीक है, सुमन बेरी साहब लीड कर रहे हैं, और परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, परमेश्वरन अय्यर जो है ना, ठीक है, अय्यर, ठीक है, ये दोनों ही इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो ये अभी आपका क्वेश्चन क्या था, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द एटीएल सारथी एंड फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम इन कश्मीर, तो दैट इज योर नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है ना बच्चे। चलिए आगे आते हैं, अगला सवाल, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मेंबर ऑफ द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी आरसीआई, ठीक है। यहां पे एक आरसीआई बनाया गया था, ठीक है, आरसीआई बनाया गया था, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, 1986 में बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था भाई साहब, इसका वजह क्या थी, देखिए भारत में नशे को रोकने के लिए, आज के जो यूथ है ना बहुत ज्यादा नशे के अंदर में विलुप्त हो चुका है। आप देखो शाम को निकल जाते हैं पार्टी करने के लिए, कुछ नहीं तो शनिवार को तो पार्टी करेंगे ही करेंगे, वो तो चलो ठीक है यार, थोड़ा बहुत मौज मस्ती कर ली, ड्रग्स वगैरह बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें हमारा यूथ बहता जा रहा, निकलता जा रहा, बर्बाद होता जा रहा। तो उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे क्या बनाया गया था, ठीक है, रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया था। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, यानी पुनर्वास परिषद के नाम से हम इसको हिंदी में जानते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाता था, ठीक है, इस काउंसिल में क्या दिया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था, ठीक है, ट्रेनिंग। और किस चीज की ट्रेनिंग, तो थेरेपी कैसे दी जाती है, ठीक है, यानी थेरेपी कैसे दी जाती है थेरेपिस्ट को, और थेरेपिस्ट को सिखाया जाता, ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद एजुकेट किस फील्ड में किया जाएगा, एजुकेशन कैसे दोगे किसको, जिनको नशा है, नशा छुड़वाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, नशा छुड़वाने के लिए ट्रेनर्स है ना, टीचर्स है ना, उन टीचर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, यानी कि आपको थेरेपी कैसी देनी है, एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करना है, ठीक है, आपको कौन कौन से प्रोग्राम चलाने हैं, ठीक है, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है किस के अंदर में, ठीक है, तो याद रखना पुनर्वास परिषद के अंदर में, यानी रिहैबिलिटेशन सेंटर, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में, ठीक है। तो ये 1986 में ये संस्थान बनाया गया था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बना था। तो ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो बनेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, बॉडी जो बनेगा, याद रख लेना, ठीक है, वो बनेगा आपका 1993 के अंदर में, ठीक है, यानी कि संवैधानिक इकाई, ठीक है, संवैधानिक इकाई, ठीक है, बनी थी आपका 1993 के अंदर में, यानी कि वो संविधान के अंडर में आ गया था। अब डेफिनेटली जब संविधान के अंडर में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आएगा, तो इसके जो मेंबर्स होंगे ना, वो ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा से हो, ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा से इसके मेंबर सिलेक्ट होके जाएंगे, ठीक है, मतलब बहुत सारे मेंबर होंगे, एक्सपर्ट वगैरह होंगे, साइंटिस्ट वगैरह और भी होंगे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा से भी मेंबर्स सिलेक्ट होके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनमें सबसे पहले जो मेंबर आता है, ठीक है, कंवर सिंह तंवर, जो, ठीक है, याद रखना, ठीक है, कौन है, कंवर सिंह
तंवर, ठीक है, याद रखना, कंवर सिंह तंवर, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ये आपका लोकसभा से एमपी है, ठीक है, कौन, ये आपका लोकसभा से एमपी है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जसविंदर, और उसके बाद डॉक्टर, ठीक है, जसवंत सिंह, ठीक है, डॉक्टर जसवंत सिंह, ठीक है, जसवंत सिंह, ठीक है बच्चे, डॉक्टर जसवंत सिंह परमार, ठीक है, ये राज्यसभा से हैं, परमार ये राज्यसभा से हैं, राज्यसभा से हैं, और यही आपका आंसर था, यानी कि दोनों ए और बी विल बी करेक्ट, यानी बोथ ऑप्शंस ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है बच्चे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, तो अभी इन दोनों जनों को इलेक्ट किया गया है हमारा रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है बच्चे। चलिए, अगला सवाल आता है, हु हैज बीन इलेक्टेड फॉर द होम बिल संहिता हरिणी कुमार एल्यूमिनाई कृषि मीडिया अवार्ड। एक यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है, होम बिल संहिता हरिणी कुमार पूर्व छात्र कृषि मीडिया अवार्ड, ठीक है। ये क्यों दिया जाता है, किसके बारे में होता है, और क्या क्या इसकी चीजें हैं, डिटेल में बात करते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, अब यहाँ पे है क्या, एक ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है, ये होमेबल संहिता हरिणी कुमार एलुमनाई अवार्ड, तो मैं यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, होमेबल संहिता अवार्ड लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग समझ जाना, ठीक है, याद रखना। तो होमबिल संहिता अवार्ड, ठीक है, संहिता यार वो पूरा लिख लेता हूं, छोड़ो, कृषि मीडिया अवार्ड, ठीक है, क्या, कृषि मीडिया अवार्ड, ठीक है, कृषि मीडिया अवार्ड। अब इसका क्या मतलब होता है, क्यों दिया जाता है सर ये, तो देखिए, जो रिपोर्टर, जो जर्नलिस्ट कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है, ठीक है, जो जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार, जर्नलिस्ट, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में कार्य करता है, कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है, ठीक है, उत्कृष्ट कार्य करता है, उसको दिया जाता है। सर अभी उत्कृष्ट कार्य का क्या मतलब है, उत्कृष्ट कार्य का मतलब बच्चे यहाँ पे ये है कि वो किसानों के लिए काम करता है, एग्रीकल्चर के लिए काम करता है, यानी किसानों को, ठीक है, किसानों को अवेयरनेस फैलाता है, किसानों को अवेयरनेस का मतलब जागरूकता फैलाता है, ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, फसलों के बीमा वगैरह के बारे में बताता है कि बीमा, ठीक है, बताता है, और अगर कोई ऐसा कुछ ऐसा किसानों के साथ कुछ गलत हो रहा हो, कुछ ऐसा कानून वगैरह पास हो जाए तो उस कानून के खिलाफ भी लड़ता है, यानी कि ओवरऑल कृषि के लिए लड़ता है, किसानों के लिए लड़ता है। एक ऐसा पत्रकार को हम लोग कौन सा अवार्ड देते हैं, होमेबल संहिता हरिणी कुमार एलुमनाई कृषि मीडिया अवार्ड के से हम लोग नवाजते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, अब ये अवार्ड देता कौन है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, कौन देता है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस ये अवार्ड प्रोवाइड करती है, ठीक है बच्चे, बेंगलोर की है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, ठीक है बच्चे, एग्रीकल्चरल, ठीक है, साइंस, ठीक है, याद रखना, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, ये अवार्ड प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। और ये कहाँ की है भाई साहब, ठीक है, तो ये बेंगलोर की है, ठीक है, बेंगलुरु की है या बेंगलोर की है, दोनों एक ही बात है, नाम बस चेंज हो गया। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। और ये अवार्ड 11 अक्टूबर 2025 को प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर ये कौन है, ये होमेबल संहिता हरिणी कुमार कौन है, हरिणी कुमार इसी कॉलेज के, ठीक है, बॉटनी के प्रोफेसर थे, कौन थे, बॉटनी के प्रोफेसर थे, जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया जा रहा है। क्लियर पॉइंट बच्चे, तो किसको दिया जा रहा है, ठीक है, तो आमशी प्रसन्न कुमार को दिया जा रहा है, क्या नाम है इनका, आमशी प्रसन्न कुमार, ठीक है, आमशी प्रसन्न कुमार जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी योर ए, ठीक है बच्चे। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which Indian states host the Dugong Conservation Reserve recognized by IUCN? देखिए, भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो कि होस्ट कर रहा है, ठीक है, होस्ट कर रहा है दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व रिकॉग्नाइज्ड बाय IUCN। तो IUCN ने क्या किया है, मान्यता दी है भारत के एक राज्य के संरक्षण, दुगोंग संरक्षण रिजर्व को, यानी कि IUCN, पहले तो IUCN करता क्या है ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। IUCN क्या करता है, ठीक है, जीव और पौधों, ठीक है, और पौधों के संरक्षण की बात करता है, ठीक है,
पौधों के संरक्षण की बात करता है, ठीक है, यानी कि बचाव की बात करता है, यानी कि कंजर्वेशन की बात करता है, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो आईयूसीएन ने जो आईयूसीएन पूरी दुनिया में जितने भी फ्लोरा एंड फौना है, यानी कि जीव जंतु पौधे जानवर है, उनको बचाने की बात हमेशा से ही करेगा, ठीक है। तो आईयूसीएन ने अभी पूरी दुनिया को कहा है कि भाई साहब देखो, आपको ना तमिलनाडु की कॉपी करनी चाहिए। जिस तरीके से तमिलनाडु ने अपना एक कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है ना, आपको वैसे ही काम करना चाहिए। तो तमिलनाडु ने ऐसा क्या किया है देखते हैं, ठीक है। तमिलनाडु ने एक आपका बे, पाक बे एरिया है, देखो जो हमारा नीचे से हम इंडिया से और श्रीलंका की तरफ जाते हैं ना, तो एक पतला सा जमीन का रास्ता है, उसको हम लोग पाल्क के नाम से जानते हैं, पाल्क के, ठीक है। तो पाल्क बे, तो तमिलनाडु ने क्या किया है यहाँ पे बच्चे, ठीक है, तमिलनाडु ने यहाँ पे पाल्क बे है ना, ठीक है, पाल्क बे की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। पाल्क बे में वहां पे क्या बनाया है, एक दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है। क्या बनाया है, दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है। सर ये क्या है, तो आपको बताते हैं, ठीक है, याद रखना। एक कंजर्वेशन रिजर्व यानी कि संरक्षण रिजर्व बनाया है, जहां पे किसको बचाया जाएगा, दुगोंग को बचाया जाएगा। तो ये दुगोंग दिख रहा है, इतनी बड़ी मछली, ठीक है, इसको दुगोंग बोलते हैं। आपको पता है हमारे इकोसिस्टम के लिए हर एक जीव जंतु जरूरी है, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दुगोंग को बचाने के लिए तमिलनाडु ने पाल्क बे में क्या बनाया है, दुगोंग कंजर्वेशन सेंटर बनाया है, रिजर्व बनाया है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेगी, दुगोंग को बचाने के लिए तमिलनाडु ने पाक बे में क्या किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है बच्चे, 12,250 हेक्टेयर में, ठीक है, क्या बनाया है, 12,250 हेक्टेयर में, ठीक है, ग्रास मीडोज ग्रासलैंड बनाया है, फिर ग्रासलैंड मीडोज बनाया है, ठीक है। क्या बनाया है, ग्रासलैंड मीडोज बनाया है, ठीक है। अब ग्रासलैंड मीडोज क्या होता है, यानी कि ये घास का मैदान होता है। क्या होता है ये एक घास का मैदान है, ठीक है। और यही घास कौन खाता है, ठीक है, तो दुगोंग खाते हैं यही घास, ठीक है, दुगोंग खाते हैं, दुगोंग एंड कछुए, ठीक है, और कछुए भी खाते हैं। जब समुद्र के अंदर में एक जंगल टाइप का बना दिया है, ग्रासलैंड बना दिया है, यही लोग खा के जिंदा रहते हैं। तो उनको जिंदा रखने के लिए यहाँ पे केरला ने एक ऐसा जंगल टाइप का ही बना के दे दे समुद्र के अंदर, लो भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये दुगोंग जो जीव है, मछली है, ये पूरी तरीके से हर्बीवोरस से प्लांट खा के जिंदा रहती है। तो इसको कितना सारा खाना मिलेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो जिंदा तो रहेगी ना भाई साहब, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये कंजर्वेशन रिजर्व को जो बनाया गया था, ये कब बनाया गया था, ठीक है, तो ये 2022 के अंदर में बनाया गया था, ठीक है। कंजर्वेशन, दुगोंग कंजर्वेशन, ठीक है, दुगोंग कंजर्वेशन कब बनाया गया था, याद रखना, ठीक है। कंजर्वेशन कब बनाया गया था, तो 2022 में बनाया गया था। और अब आईयूसीएन ने पूरी दुनिया को कह दिया है कि भाई साहब तमिलनाडु से सीखो कुछ, तमिलनाडु किस तरीके से कंजर्वेशन कर रहा है, आपको तमिलनाडु से सीखने की जरूरत है। और इसीलिए ये पूरी न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईयूसीएन जो इंटरनेशनल लेवल पे पौधों को, जीव जंतुओं को बचाने की कोशिश करता है, उसने एग्जाम्पल दिया है तमिलनाडु का कि भाई साहब तमिलनाडु से सीखो किस तरीके से दुगोंग कंजर्वेशन सेंटर बना दे, वो भी पाक बे के अंदर में बना दिया है। 12,250 हेक्टेयर में मीडोज ग्रासलैंड बना दिया है, ताकि इस तरीके के जीव जंतु को समुद्र के अंदर में खाना प्रोवाइड हो सके और इस तरीके के जीव जंतु की जान बचाई जा सके। तो आईयूसीएन ने बहुत एक बड़ा स्टेप उठाया है, हमारे भारत के लिए भी बहुत गर्व की बात है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है आपके लिए। हु इंट्रोड्यूस्ड कैफे नॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है, कैफे नॉर्म्स इन इंडिया भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले कैफे नॉर्म्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि कैफे मापदंड की बात कर लेते हैं। तो याद रखना, ये आपका चाय वाला कैफे नहीं है, ये आपका कंप्यूटर कैफे नहीं है, ठीक है, ये आपका कैफे का एक फुल फॉर्म आता है बच्चों, कॉर्पोरेट, क्या है ये, कॉर्पोरेट, ठीक है, याद है, कॉर्पोरेट एवरेज, ठीक है, फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है, ये है कैफे का फुल फॉर्म, ठीक है, कैफे का फुल फॉर्म। और सर ये है क्या, ये भी तो बता दीजिए। तो बिल्कुल बताऊंगा, इसीलिए तो क्वेश्चन निकाला है। देखिए, तो कैफे यानी कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये एक ऐसा नॉर्म से, एक ऐसा मापदंड है जिसमें हमारी भारत सरकार की एक एजेंसी है, भारत सरकार की एक एजेंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। भारत सरकार की एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, याद रखना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। और
इसने क्या किया है, जितनी भी हमारी भारत में गाड़ियों की कंपनियां हैं, महिंद्रा हो गया या सुजुकी हो गया या कोई भी बड़ी बड़ी गाड़ियों कंपनियां हैं, उनको यह बोला है कि आपकी गाड़ियों का मिनिमम एवरेज हम तय कर रहे हैं, और अब आप जितनी भी गाड़ियां बनाओगे वो मिनिमम एवरेज इतनी तो देनी ही चाहिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैफे नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी कैफे के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। चलिए, तो आप यहां पे देखोगे कि किस तरीके से इस चीज को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो जो आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इसने कहा है भारत में जितने भी गाड़ियां हैं उनके ऑनर को, जैसे मान लो कि महिंद्रा है, महिंद्रा को बोल दिया, अब महिंद्रा जी आप जितने भी गाड़ियां बनाओगे ना, उसका एक एवरेज तो देना, एक एवरेज तो देना ही चाहिए, एवरेज माइलेज तो आपकी गाड़ियां देनी ही चाहिए। तो सर ये एक एक गाड़ी की बात कर रहे हैं क्या हम यहाँ पे? नहीं, महिंद्राज ने जैसे मान लो 10 गाड़ियां बनाई, ठीक है, महिंद्राज ने जैसे मान लो 10 गाड़ियां बनाई, ठीक है बच्चे, गाड़ियां बनाई। अब ये 10 जो गाड़ियां है ना, ये कोई आपका 30 का एवरेज दे रही है, कोई 35 का दे रही है, कोई 25 का, कोई 10 का दे रही है, कोई 7-8 का दे रही है। तो सभी का 10 की 10 गाड़ियों का जो एवरेज माइलेज होना चाहिए ना, ठीक है, वो फिक्स किया गया है हमारी सरकार के द्वारा, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, ठीक है बच्चे, यहां पे याद रखना। तो अब गाड़ियां जितनी बनेंगी ना महिंद्रा के द्वारा, तो इस मापदंड को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, कब से शुरुआत किया गया था? तो ये 2017-18 में पहला फेज आया था, फर्स्ट फेज किया गया था, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो यहां पे क्या कहा गया था, ठीक है, कि अभी जितनी भी अब गाड़ियां बनेगी ना, ठीक है, 2018 के बाद में, तो उनको मापदंड क्या रहेगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति लीटर, ठीक है, पर लीटर तो चलना ही चाहिए। यानी कि आपकी जो गाड़ियां है ना, 1 लीटर डीजल वाली है तो डीजल में, पेट्रोल वाली तो पेट्रोल में, कम से कम 18 किलोमीटर तो चलना ही चाहिए, ठीक है। ये बोला गया था हमारे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, ये पॉइंट याद रख लेना। क्लियर बच्चे यहां पे, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने क्या बोला था इसके अलावा, कि आपको ये नहीं कि आप अपना इस एवरेज को मेंटेन करने के लिए जितना मर्जी पॉल्यूशन फैलाओ, नहीं, कार्बन के ऊपर भी है, ठीक है। यानी कि 130 ग्राम कार्बन, ठीक है, याद रखना, पर किलोमीटर में आप एमिट कर सकते हो। 130 ग्राम कार्बन पर किलोमीटर आप एमिट कर सकते हो, ये फर्स्ट फेज में कहा गया था, ठीक है। सेकंड फेज जब आया था 2022 से लेकर के 2025 के बीच में, मैंने 25 तक के लिए, ठीक है, इसमें सेकंड फेज में क्या बोला गया था, ठीक है, कि एवरेज तक तो चलो ठीक है, लेकिन जो आपका कार्बन था ना, 113 ग्राम कर दिया गया, 113 ग्राम कार्बन पर किलोमीटर ही आप एमिट कर सकते हो, ठीक है, सेकेंड फेज। और थर्ड फेज अनाउंस हो चुका है 2025 के लिए, ठीक है, थर्ड फेज इसीलिए न्यूज में है, यानी कि थर्ड फेज अनाउंस हुआ है कि अब थर्ड फेज आ रहा है, यानी कि और सख्ती बरती जाएगी ताकि कार्यक्रम ताकि जो हमारा पॉल्यूशन है वो कम हो सके। जो हमारा इंपोर्ट है, हम लोग क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, तेल का इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट कम हो सके, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके अगला तीसरा फेज शुरू होने वाला है, ठीक है। तीसरे फेज में हम लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है, नेट जीरो, ठीक है, जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है, 2047 तक, ठीक है, कार्बन एमिशन, ठीक है, नॉट 47, ठीक है, 2070 तक हम लोग कार्बन एमिशन को जीरो कर देने वाले हैं भारत के अंदर में। इस बात को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है तीसरा फेज, अभी बना नहीं है, जब रूल रेगुलेशन आएंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी न्यूज में इसलिए है कि भैया हाँ, ये चीजों पे बातचीत चल रही है और बहुत ही जल्दी ये सारी चीजें अप्लाई होने वाली है, ठीक है बच्चे। तो जो ये आपका कैफे नॉर्म्स है ना, ठीक है, वो कौन लेके आता है? तो कौन बनाता है? भारत सरकार की तरफ से, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाती है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे चलिए आगे आते हैं, अगला सवाल आपका क्या आता है, Which two wetlands in Bihar recently received the रामसर टैक्स? अभी देखिए, रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि जो का एक टैग दिया जाता है, तो बिहार के दो ऐसी जगहों को दिया गया है, आपको आंसर बताना है। गोकुल रिजर्वर एंड उदयपुर लेक, कंवर लेक एंड चिलिका लेक, भरतपुर वेटलैंड एंड गोकुल रिजर्वर, वल्लूर लेक एंड उदयपुर लेक, ठीक है बच्चे। करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, गोकुल रिजर्वर एंड उदयपुर लेक, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चे। अब देखिए रामसर साइट्स क्या होती हैं, जब हम इकोसिस्टम को बचाने की बात करते हैं, तो ये साइंटिस्ट ने हमारा ये प्रस्ताव रखा कि देखो यार, हम लोग हर चीज बचा रहे, लेकिन हम लोग वेटलैंड क्यों नहीं बचा रहे, आर्द्र भूमियों को क्यों नहीं बचा रहे, दलदल वाले जमीन है, दलदली एरिया, उनको क्यों नहीं बचा रहे, उनमें भी तो जीव जंतु रहते हैं, वो भी तो हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे 1971 के अंदर में,
ठीक है, रामसर एक जगह है, ठीक है, रामसर एक जगह है, कहां पे, ईरान में, ईरान में। यहां पे मीटिंग हुई, कन्वेंशन हुआ, ठीक है, यहां पे कन्वेंशन हुआ, यानी कि मीटिंग हुई बहुत सारी कंट्रीज का, और ये डिसाइड किया गया कि नहीं यार, अब हम आर्द्र भूमि को बचाएंगे, इसीलिए हम लोग रामसर साइट के नाम जानते हैं। अब जिन जिन भूमियों को बोला जाता है ना, ये भूमि को बचाना है, तो उसको बोलते हैं ये रामसर साइट में डाल दो, ये रामसर साइट में डाल दो, ये दलदली एरिया इसको रामसर साइट में डाल दो। तो रामसर साइट्स, उन रामसर साइट्स को, रामसर साइट्स वो दलदली एरिया है, वो आर्द्र भूमि है, वो वेटलैंड्स है, जिनको यहां पे बचाने का डिसीजन यहां पे लिया गया था, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो भारत की अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना, ठीक है, तो भारत का जो 1981 में, 1981 में भारत की, ठीक है, दो ऐसी जगहों को यहां पे शामिल किया गया था रामसर साइट में, पहली बार, याद रखना, पहली बार भारत की दो ऐसी जगहों को यहां पे शामिल किया गया था। क्योलादो नेशनल पार्क, पहले तो क्या है, क्योलादो, क्योलादो, ठीक है, नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ठीक है, नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, ये आपका किया गया था, ठीक है, और 1990 राजस्थान में है, और आपका 1981 में किया गया था, ठीक है बच्चे, शामिल हुआ था। उसके बाद चिलिका लेक की बात कर लेते हैं, चिलिका लेक भी यहाँ पे आया, चिलिका लेक भी शामिल हुआ था, 1981 में ही, ठीक है बच्चे, याद रखना। और फिलहाल भारत के कितने 93 साइट्स हैं रामसर साइट्स के अंदर में, यानी जिनको बचाने की पूरी कोशिश अभी की जा रही है, ठीक है बच्चे, याद रखना। और ये कौन देता है, तो यूनेस्को देता है, कौन देता है, तो यूनेस्को देता है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। तो अभी यूनेस्को ने ही बोला है गोकुल रिजर्वर और उदयपुर लेक जो है बिहार का, इन्हें रामसर साइट्स में डाल दो, तो इन्हीं के साथ 93 हो गए, इसके पहले 91 थे, ठीक है। तो गोकुल रिजर्वर जो है ये कहां पर है, तो ये बक्सर में है, बक्सर, जहां पे इतिहास की जो लड़ाई आप लोग पढ़ते हो। और उदयपुर लेक जो है ये कहां पे है, चंपारण में है, तो चंपारण भी आप लोग पढ़ते हो, गांधी जी ने यहीं से तो आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब इन साइट्स को अब विशेष ध्यान दिया जाएगा, इनका दलदली एरिया में जितना कचरा वगैरह उनको साफ किया जाएगा, इसको टूरिज्म के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर अब टूरिस्ट आएंगे, यहाँ की लोकल इकोनॉमी डेवलप होगी, यहाँ के लोकल लोगों को इनकम का सोर्स बनेगा, जितने भुट्टा भुट्टा आइसक्रीम वाइसक्रीम बेचने वाले लोग हैं यहाँ पे जाके अपना रोजगार वगैरह करेंगे, क्योंकि लोग घूमने जाएंगे ना, अभी इन सारे लेक वगैरह को, झीलों को साफ कर दिया जाएगा, नाव वगैरह डाल दी जाएंगी, सजा दिए जाएंगे, पेड़ पौधे खूबसूरत खूबसूरत लगाए जाएंगे, खूबसूरत वादियां होंगी, तो टूरिज्म अपने आप ही फैलेगा, ठीक है। और इस तरीके से आर्द्र भूमियों की रक्षा यहाँ पे की जाती है, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका आज का सेशन, मिलेंगे अगले सेशन में फिर से कुछ नए सवालों के साथ जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों, जय हिंद।